हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शंस है ए पटना, बी भुवनेश्वर, सी कोलकाता या डी अमरावती। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कोलकाता। हाल ही में कोलकाता में भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई। संयुक्त नदी आयोग की बैठक जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक सही प्रारूप कार्य करने के लिए, नदी के ऊपर कार्य करने के लिए बनाई गई बैठक है। संयुक्त नदी आयोग की हाल ही में 86वें क्रम की बैठक हुई। 86वें इस क्रम की बैठक को कोलकाता ने होस्ट किया। संयुक्त नदी आयोग बैठक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाली बैठक है। संयुक्त नदी आयोग को बैठक कराने का उद्देश्य है कि भारत के मध्य जो नदी विवाद है उस पर चर्चा की जा सके। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो तिस्ता नदी बहती है वह फरक्का बांध है। फरक्का बांध और तिस्ता नदी दोनों ही जगहों पर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव रहता है, विवाद रहता है, जिसके कारण इस विवाद को निपटाने के लिए व आराम से काम करने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के मध्य जो है संयुक्त नदी आयोग बैठक का आयोजन करवाकर इसको चर्चा की जाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है व बांग्लादेश की मुद्रा टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन है ए गुआम, बी पापुआ न्यू गिनी, सी मलेशिया या डी मोजाम्बिक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुआम। हाल ही में गुआम में सी ड्रैमक 2025 अभ्यास हुआ है। गुआम में आयोजित होने वाला सी ड्रैगन अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है। गुआम की राजधानी हगातना है। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 को गुआम ने होस्ट किया है, यानी गुआम में होने वाला सी ड्रैगन अभ्यास आयोजित हो चुका है। गुआम की जो स्थिति है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। सी ड्रैगन अभ्यास एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। इसमें 5 देश शामिल हुए हैं, जिसमें हमारा भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। इन 5 देशों की नौसेनाओं ने शामिल होकर सी ड्रैगन अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। इन 5 ही देशों में यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। दूसरा देश जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। व साउथ कोरिया देश भी गुआम में होने वाले सी ड्रैगन अभ्यास में शामिल हुआ है व साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चौथा। हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट जारी हुई है और इस वेल्थ रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था नाइट फ्रैंक संस्था है। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी की गई वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को पूरे विश्व धन केंद्रों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वेल्थ रिपोर्ट को हाल ही में नाइट फ्रैंक संस्था ने जारी किया है। नाइट फ्रैंक संस्था यूके की संस्था है व यूके की राजधानी लंदन है। भारत से पहले भी जो टॉप 3 वैश्विक धन केंद्र हैं उनमें शीर्ष देश शामिल हैं, जैसे पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है व चौथे स्थान पर भारत है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की राजधानी टोक्यो व भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से
किसे प्रतिबंधित किया? ऑप्शन से ए पाकिस्तान, बी रूस, सी जायरे या डी उपर्युक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। यानी कि हाल ही में 2026 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप फीफा ने जो है विश्व कप में पाकिस्तान, रूस व जायरे इन तीनों ही देशों को बैन किया है। फीफा विश्व कप 2026 में होंगे। इससे पहले फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था। 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप को कतर ने होस्ट किया था व 2022 के फीफा विश्व कप की विजेता अर्जेंटीना थी। फीफा की स्थापना 1904 को हुई व फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हेड इन्फेंटिनो हैं। पहला विश्व कप उरुग्वे में आयोजित किया था, यानी कि उरुग्वे ने होस्ट किया था। वह पहले विश्व कप का विजेता भी उरुग्वे ही था। आने वाले फीफा विश्व कप में जो है फीफा ने 3 देशों को बैन किया है और वह 3 देश पाकिस्तान, रूस और उरुग्वे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों को देखते हुए व रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को देखते हुए और उरुग्वे देश के भी राजनीतिक हालात स्थिर न होने के कारण इन तीनों ही देशों को फीफा विश्व कप 2026 से बैन कर दिया गया है। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप को यूएसए, कनाडा और मैक्सिको मिलकर होस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे? ऑप्शन से ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी चंडीगढ़ या डी महाराष्ट्र। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली। नई दिल्ली में जो है आने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन होगा। दिल्ली में होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में इसका दूसरा क्रम है। इससे पहले भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला क्रम जो है नई दिल्ली में आयोजित हो चुका है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण जो है प्रारंभ होगा। दूसरे संस्करण के खेलो इंडिया पैरा गेम्स को नई दिल्ली होस्ट करेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ जो है मनसुख मंडाविया जी ने किया। मनसुख मंडाविया वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 में कुल 6 खेलों को शामिल किया गया है। पहले क्रम के जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे उसमें फुटबॉल शामिल था, परंतु 2025 में होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में फुटबॉल शामिल नहीं है। पैरा ओलंपिक खेल का जनक डॉक्टर गुटमैन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन से ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस या डी कुश्ती। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, टेबल टेनिस। शरद कमल टेबल टेनिस के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। शरद कमल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। शरद कमल टेबल टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन सेरेमनी में जो है भारत की ओर से शरद कमल और पीवी सिंधु शामिल हुए थे। शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं व पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। 2021 में शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी पुरस्कार था, जिसे चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति शरद कमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली? ऑप्शन से ए हिमाचल प्रदेश, बी
उत्तराखंड, सी सिक्किम या डी जम्मू कश्मीर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर गए हुए थे। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पर्वतमाला परियोजना रोपवे विकास परियोजना है, यानी कि जहां भी रोपवे विकास परियोजना को लागू करना है वह पर्वतमाला परियोजना के तहत आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर उत्तराखंड में पर्वतमाला परियोजना को मंजूरी प्रदान की। पर्वतमाला परियोजना में उत्तराखंड में जो है रोपवे यह गोविंद घाट से शुरू होकर हेमकुंड साहिब चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हेमकुंड साहिब तक जाएगी। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे की जो दूरी होगी वह 124 किलोमीटर होगी व एक दिन में यह रोपवे लगभग 11,000 व्यक्तियों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन से ए विजेंद्र गुप्ता, बी डॉक्टर अजीत रत्नाकर, सी तुहिन कांता पांडे या डी अजय भादु। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, अजय भादु। अजय भादु को हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया CEO नियुक्त किया गया है। वहीं तुहिन कांता पांडे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। GEM जिसे जेम या इसकी फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत को जो है लॉन्च 2016 में लॉन्च किया गया था। जेम को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच दलाली को खत्म करना। किसी किसान का प्रोडक्ट है यदि तो वह डायरेक्ट ही उपभोक्ता खरीद सकता है। पहले किसान से जो दलाल होते थे पीछे में वह किसान से उसका प्रोडक्ट बहुत कम पैसों में खरीद कर उपभोक्ता को बहुत अधिक पैसों में बेचते थे, जिससे किसान को फायदा नहीं होता था और उपभोक्ता को भी फायदा नहीं होता था। इसी दलाली को खत्म करने के लिए जेम को लॉन्च किया गया, जिससे जो बीच में दलाली है उसको खत्म किया जा सके। और हाल ही में जेम के नए CEO अजय भादु को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन से ए 4 मार्च, बी 5 मार्च, सी 6 मार्च या डी 7 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 मार्च। 7 मार्च को हर वर्ष जन औषधि दिवस मनाया जाता है और हाल ही में 7 तारीख को जन औषधि दिवस को मनाया गया। जन औषधि दिवस जो है ये 7 मार्च को मनाया जाता है। वहीं जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक बनाया जाता है, यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। जन औषधि सप्ताह जो है हमारे जेनरिक दवाइयों से संबंधित दिवस होता है। जेनरिक दवाई हमारी वह दवाई होती हैं जो कि सस्ती व समान सोल्ट से बनी हुई दवाई होती हैं और इन दवाइयों को प्रमोट करना होता है। काफी बार जो डॉक्टर्स आपको दवाई लिखकर देते हैं उसमें जो सोल्ट होता है या वह आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पे मिलता है, वह किसी और स्टोर पे नहीं मिलता है। वह मेडिकल स्टोर आपको उन्हीं दवाइयों को बहुत अधिक रेट पर बेचता है, जिसके कारण जो है जेनरिक दवाइयों को लॉन्च किया गया है। यानी कि जेनरिक दवाइयां में जो है वही सामान सोल्ट होगा जो कि आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है, परंतु यही दवाई बहुत सस्ते दामों पर जो है आपको दी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई? हमारे ऑप्शन से ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। केरल के एर्नाकुलम स्थान से जो है गो समृद्धि
जो कि एक मवेशी बीमा योजना है, इसको प्रारंभ किया गया है। यह एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत प्रारंभ की गई बीमा योजना है। गौ समृद्धि बीमा योजना को हाल ही में केरल राज्य ने लॉन्च किया है। केरल ने गौ समृद्धि बीमा योजना को एर्नाकुलम स्थान से लॉन्च किया है। गौ समृद्धि बीमा योजना का उद्देश्य है कि यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है या मवेशी द्वारा दूध के उत्पादन में कमी होती है तो इसके नुकसान को, इसके जोखिम को कम करने के लिए बीमा कवर करना, यही इस गौ समृद्धि बीमा योजना का उद्देश्य है। पशु की मृत्यु होने पर भी जो किसान होता है उसको नुकसान होता है, और यदि उसका मवेशी दूध कम देता है जिसके कारण भी उसे जोखिम उठाना पड़ता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए केरल ने अपने राज्य में गौ समृद्धि बीमा योजना को शुरू किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।